Hello students, let's see this question. The question says that the following solutions were prepared by dissolving 10 gram of glucose in 250 ml of water. Okay, इसका प्रेशर दे रखा है P1. 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर, उसका पार्शियल प्रेशर दे रखा है P2. एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 250 ml ऑफ वाटर. द राइट ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का सवाल है. ऑस्मोटिक प्रेशर का सवाल है. ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, आप जानते हैं. और ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसका फॉर्मूला होता है पाई इजिकल टू ICRT. आई का मतलब होता है वेंटो फैक्टर, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, जिसको मोलरिटी के फॉर्म में लिखा था, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. ठीक है, तो हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है ये सुनिए. भाई, ये 3 कंटेनर हैं हमारे पास, 3 कंटेनर दिए हुए हैं. ठीक है, तीन कंटेनर दिए हुए हैं हमें. 3 कंटेनर में एक के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज है. ठीक है, ये सॉल्यूशन है. और कितना है? 250 ml का है. ये भी 250 ml का ही सॉल्यूशन है. और ये भी 250 ml का ही सॉल्यूशन है. ठीक है, इसके अंदर ये भी 250 ml का है, ये भी 250. इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर है, दूसरे वाले के अंदर है यूरिया. और तीसरा वाला जो सॉल्यूशन है उसके अंदर 10 ग्राम क्या है? सुक्रोज. सब में 10 ग्राम ही है. देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे, किसका ज्यादा किसका कम हमें पता है. पाई इजिकल टू क्या होगा? ICRT. और पाई इजिकल टू ICRT. तो ध्यान रखें, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको, इस वाले को P1 बोला है क्वेश्चन में, इसको P2 बोला है, और इसको बोला है P3. तो ऑर्डर बताना है अपने को, कौन ज्यादा है कौन कम है. तो देखिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सबके लिए सेम ही है, तो हम रेशियो निकाल लेते हैं. जिसकी रेशियो में सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा. तो देखिए, मैं आपको पूरा सोल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, स्मार्टली सोल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे सोल्व करना है. देखिए, आर दोनों में कांस्टेंट ही है, आर सब में बराबर, आर वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. अगर रेशियो निकालें हम, जिसकी रेशियो में वैल्यू ज्यादा आएगी उसका प्रेशर भी ज्यादा आएगा. और टेम्परेचर भी सेम टेम्परेचर पे बात हो रही है, टेम्परेचर से. आई का मतलब वेंटो फैक्टर. और वेंटो फैक्टर जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सॉल्यूट होते हैं उनके लिए उसकी वैल्यू 1 होती है. तो ग्लूकोज जो सॉल्यूशन में रहेगा वो डिसोसिएट नहीं होगा, इसलिए इसकी आई की वैल्यू, इसके लिए भी आई की वैल्यू 1 होगी. ग्लूकोज, यूरिया भी यूवी सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए भी आई की वैल्यू 1 है. सुक्रोज है, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए आई की वैल्यू 1 है. तो आई की वैल्यू भी सबके लिए सेम है. तो बेसिकली रेशियो निकालें कंसंट्रेशन का, C1 रेशियो C2 रेशियो C3. जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा. ऐसे निकाल लें. कंसंट्रेशन को मैंने बताया, कंसंट्रेशन किसकी फॉर्म में है? मोलैरिटी की फॉर्म में होती है. यहाँ पे मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, किसका? मोलैरिटी का. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं हम. वेट कितना दिया है भाई? 10 ग्राम ग्लूकोज का. मोलर मास, वेट ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का मोलर मास, ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है, मोलर मास आप जानते हैं इसका कितना होगा भाई? 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12, तो ये आ गया 72 कार्बन का. हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, तो ये 12 आ गया. और 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का कितना है भाई? 16 होता है. 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 96. इन सबको जोड़ देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 180. इसका मतलब मोलर मास कितना है ग्लूकोज का? 180. मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सबका 250 है तो 250 लिख दिया. ऐसे ही सबका मोल कंसंट्रेशन निकालेंगे. तो इसका वेट भी 10 है, डिवाइड बाई मोलर मास. यूरिया का मोलर मास होता है 60, है ना. कैलकुलेट भी किया जा सकता है, यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है.
कैलकुलेट कर सकते हो। 12 प्लस 4 प्लस 2 नाइट्रोजन है तो 28 प्लस 1 ऑक्सीजन है तो 16। ठीक है, तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 0 कैरी 2 हो गया, 3 और 3 60 आ रहा है देखो, इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250। इसका रेशियो निकालना है तीसरे वाले के साथ में। वेट 10 ग्राम, सुक्रोज, सुक्रोज का मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो जैसे अभी कैलकुलेट किया है हमने। तो ये वैल्यू आएगी 342 इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250। अब देखो, अब आप देखोगे कि 1250 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो कॉमनली सबको कैंसिल कर देंगे। अब इसको सोल्व नहीं करना है, सोल्व नहीं करना है। देखिए ऊपर सब में 10 वैल्यू है, ऊपर सब में क्या है? 10 वैल्यू, और नीचे क्या है? 180 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 342 है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी? बड़ी वैल्यू। तो आप जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है, ये नीचे वाली वर्ग ये कम होगा, तो ओवरऑल आंसर जो भी आएगा वो आएगा आपके पास में बिग, बड़ा आंसर आएगा। ये वाली वैल्यू लेस होगी, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू लेस है, डिनोमिनेटर की वैल्यू लेस होगी तो आपके पास में ओवरऑल आंसर आएगा बिग। इसी बात को यूज कर लेंगे। देखो डिनोमिनेटर सबसे कम है तो ये 10/60 सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, तो आपके पास में प्रेशर जो होगा P2 सबसे ज्यादा होगा। देखो अब ये वाली वैल्यू इन दोनों में, देखो इन दोनों में ये छोटी है, तो इसका ओवरऑल आंसर आएगा बड़ा, तो P1 आएगा, फिर क्या आ जाएगा? P3 आ जाएगा। होप यू गॉट इट। तो बिना सोल्व करे हुए हम कैलकुलेशन में फंसे हुए, अगर कैलकुलेशन करना चाहते तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता, लेकिन वो करवाना नहीं चाहता है हमने। क्वेश्चन में हमें थोड़ा स्मार्टली देखना है। स्मार्टली देख लिया हमने कि भाई अगर ऊपर वाली वैल्यू सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका भी छोटा होगा, जिसका छोटा होगा उसका ही वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी तो पार्शियल प्रेशर भी उसका सबसे ज्यादा होगा। तो प्रेशर P2 का सबसे ज्यादा, फिर P1 और फिर P3, P2, P1 और P3। तो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। थैंक यू।